नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी कुछ अलग है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए। एक विद्यालय की क्लास चल रही है। एक छोटा सा बच्चा है जो बाकी बच्चों के साथ उस लकड़ी के बेंच पे नहीं बैठा है, बल्कि जमीन पर एक ततपट्टी बिछाकर बैठा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसे स्कूल का मटका छूने की इजाजत नहीं है। जब उसे प्यास लगती है ना, तो वो खुद जाकर पानी नहीं पी सकता। राइट। उसे इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल। उसे इंतजार करना पड़ता है कि स्कूल का चपरासी आए और दूर से, ऊपर से उसके हाथों में पानी गिराए। और जिस दिन वो चपरासी छुट्टी पर होता है, उस दिन उस बच्चे को पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता है। ये सुनकर ही ना, मतलब एक अजीब सी पीड़ा होती है। सही में। लेकिन आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है, ये किसी बच्चे के दर्द पर विलाप करने के बारे में नहीं है। आज हम उस मनोविज्ञान को, उस पूरी असाधारण यात्रा को डिकोड करेंगे कि कैसे ये अपमान जब एक सही दिशा में मोड़ा गया तो इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। एग्जैक्टली। हमारे पास जो स्रोत है आज, अछूत से संविधान निर्माता नाम का एक बेहद प्रभावशाली डॉक्यूमेंट है। और ये हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की इसी यात्रा के सबसे गहरे पहलुओं से रूबरू कराता है। ये सचमुच अगर देखा जाए तो मानव इतिहास के सबसे जटिल और असाधारण बदलावों में से एक है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हजारों सालों से अभेद्य लग रही थी, जिसे धर्म और परंपरा का एक कवच पहनाया गया था, उसे एक अकेले व्यक्ति के बौद्धिक संकल्प ने कैसे हिला के रख दिया। इसका विश्लेषण करना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये सफर केवल एक व्यक्ति की सफलता का सफर नहीं है, ये एक पूरे समाज के पुनर्जागरण का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पूरी यात्रा की जो पढ़ते हैं ना, इन्हें थोड़ा गहराई से खोलते हैं। स्रोत हमें सीधे 1891 के दौर में ले जाता है। हाँ। हमने शुरुआत में उस चपरासी और पानी वाले नियम का जिक्र किया। इसे नो पियोन नो वाटर, यानी चपरासी नहीं तो पानी नहीं का नियम कहा जाता था। अब इस स्थिति को समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी यहाँ। Go ahead. ये ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी रेगिस्तान में फंसे हैं और वहाँ पानी ही नहीं है। यहाँ पानी बिल्कुल आपके सामने है, एक साफ बर्तन में रखा हुआ है। लेकिन समाज के नियम एक अदृश्य बिजली की बाड़, यानी इनविजिबल इलेक्ट्रिक फेंस की तरह काम कर रहे हैं। ओह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? जैसे ही आप उस पानी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, वो व्यवस्था आपको एक जोरदार मानसिक और सामाजिक झटका देती है, ताकि आप अपनी तय की गई सीमा में वापस लौट जाएं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो अदृश्यवाद वाला रूपक आपने दिया, ये स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है, क्योंकि ये बहिष्कार केवल भौतिक या फिजिकल नहीं था, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक था, मतलब साइकोलॉजिकल था। मानसिक तौर पर तोड़ने वाला। बिल्कुल। समाज उस बच्चे को हर दिन, हर घंटे ये याद दिला रहा था कि वो अलग है और दूसरों से कमतर है। राइट। ये उस व्यवस्था का अपना तरीका था, एक इंसान के आत्मसम्मान को उसके बचपन में ही कुचल देने का, ताकि जब वो बड़ा हो ना, तो वो कभी उन नियमों पर सवाल ही ना कर सके। लेकिन यही पर ना मेरा एक सवाल है, जो मैंने पढ़ा है या जो हम आम मनोविज्ञान में देखते हैं। जब किसी बच्चे को इतनी कम उम्र में लगातार इस तरह के अमनुष्य अलगाव का सामना करना पड़ता है, तो उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। सही बात है। या तो वो टूट जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है। एग्जैक्टली। या फिर वो व्यक्ति गहरे अवसाद में चला जाता है। तो इस विशेष मामले में इस रोजमर्रा के अपमान ने उस बच्चे को तोड़ने के बजाय एक पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की ऐसी अटूट जिद कैसे पैदा कर दी? ये बदलाव कैसे हुआ होगा? इस सवाल का जवाब ना उस पीड़ा को देखने के नजरिए में छिपा है। देखिए, जब आपको बार बार बिना किसी गलती के सताया जाता है, तो इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप मान लें कि यही आपका भाग्य है, आप में ही कोई कमी है, और आप उस व्यवस्था के सामने आत्मसमर्पण कर दें, गिव अप कर दें, जो कि ज्यादातर लोग कर लेते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन दूसरा रास्ता, जो बहुत ही विरले लोग चुन पाते हैं, वो ये है कि आप ये समझ जाएं कि
समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या उस पूरे ढांचे में है जो आपको इंसान मानने से ही इनकार कर रहा है। ओह वाओ। डॉक्टर अंबेडकर ने ना उस छोटी सी उम्र में अनजाने में ये विश्लेषण करना शुरू कर दिया था कि ये जो प्यास है ये महज शारीरिक प्यास नहीं है, ये अधिकार और सम्मान की प्यास है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस अछूतपन को अपनी व्यक्तिगत कमजोरी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उन्हें ये स्पष्ट हो गया था कि सिर्फ मटके का पानी पी लेने से कुछ हल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि दिक्कत पानी में नहीं, दिक्कत तो सोच में थी। सही कहा। बल्कि उन्हें लगा कि उस मानसिकता को तोड़ना होगा जो उस मटके के चारों ओर पहरा दे रही है। के लिए एक उत्प्रेरक बन गया, एक कैटलिस्ट का काम किया उसने उन्हें ये दिखा दिया कि इस सामाजिक ढांचे को आप ऊपर से नहीं सुधार सकते, इसमें थोड़े बहुत बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, इसे जड़ से बदलना होगा। जड़ से बदलना होगा, एग्जैक्टली। यहाँ आकर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब किसी के साथ इतना भयंकर अन्याय होता है तो सबसे पहली मानवीय प्रतिक्रिया जो होती है वो क्रोध की होती है। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और इतिहास गवाह है कि अन्याय से लड़ने के लिए लोगों ने अक्सर हथियारों और हिंसक क्रांतियों का सहारा लिया है। लेकिन यहाँ देखिए, उन्होंने बगावत का कोई हिंसक रास्ता नहीं चुना, उन्होंने कोई तलवार नहीं उठाई। राइट। स्रोत बड़ा स्पष्ट करता है कि उनका हथियार बनी शिक्षा, किताबें। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि इतनी गहरी सामाजिक खाई को पाटने के लिए उन्होंने किताबों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार क्यों चुना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर इस बात में छिपा है कि वो आखिर किस चीज से लड़ रहे थे। देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था कोई भौतिक किला या पत्थरों की दीवार तो थी नहीं जिसे आप बारूद लगाकर उड़ा दें। ये एक बौद्धिक और धार्मिक वस्तुकला थी, एक इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर था। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर था। बिल्कुल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे पीढ़ियों से हजारों सालों से प्रोग्राम किया गया था। अब एक बौद्धिक किले को ढाने के लिए ना आपको एक उससे भी अधिक शक्तिशाली बौद्धिक हथियार की जरूरत होती है। सही बात है। बिना शिक्षा के जो गुस्सा होता है वो सिर्फ एक अंधा और विनाशकारी गुस्सा रह जाता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। शिक्षा उस गुस्से को एक दिशा देती है, आपको एक शब्दावली या वोकैबुलरी देती है अपने हक मांगने की। ये बात सच में ना सोचने पर मजबूर करती है। यानी उन्हें उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए उसी के स्तर का या उससे भी ऊंचा तर्क और ज्ञान चाहिए था। एग्जैक्टली। और स्रोतों में इसका उल्लेख है कि कैसे वो कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गए। अब आप जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। हाँ, वो अर्ली 20th सेंचुरी का दौर। एक ऐसा समय जब उनके समुदाय के लोगों के लिए गांव के प्राथमिक विद्यालय की चौखट पार करना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। तब एक व्यक्ति समुंदर पार करके अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून की सर्वोच्च डिग्रियां हासिल कर रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और हमें ये भी समझना होगा कि उन्होंने वहां जाकर आखिर पढ़ा क्या। देखिए, उन्होंने सिर्फ डिग्रियां जमा करने के लिए पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का इतना गहरा अध्ययन इसलिए किया ताकि वो ये समझ सकें कि ये जो असमानता की संरचना है, ये इनइक्वालिटी का स्ट्रक्चर आखिर काम कैसे करता है। राइट। उन्होंने वहां समझा कि जाति व्यवस्था केवल काम का बंटवारा नहीं है, ये मजदूरों का बंटवारा है, उन्हें कैटेगरीज में बांटने का तरीका है। ये बहुत डीप बात है ना? जब आप दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में जाकर ग्लोबल हिस्ट्री, फिलॉसफी और लॉ को समझते हैं, तब आपको ये तर्क मिलता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है देश में, वो कोई ईश्वरीय विधान नहीं है, वो इंसानों की बनाई हुई एक शोषणकारी व्यवस्था है। बिल्कुल, वो इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिसे बदला जा सकता है। हम अक्सर शिक्षा को ना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया मानते हैं, लेकिन यहाँ तो शिक्षा का इस्तेमाल हजारों साल पुरानी रूढ़िवादी सोच को तोड़ने वाले एक हथौड़े की तरह किया गया। एक इंटेलेक्चुअल हैमर। हाँ, एक इंटेलेक्चुअल हैमर। ये दुनिया के सामने एक जीता जागता प्रमाण था कि दिमाग की कोई जात नहीं होती। लेकिन इस पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है ना, वो उस एक मूल मंत्र में दिखाई देता है जिसका स्रोत में बार बार जिक्र किया गया है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। हाँ, यही मंत्र। और मैं चाहती हूँ कि हम इस प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझें, क्योंकि ना अक्सर लोग इन 3 शब्दों को बस एक नारे की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो तंत्र है, जो मैकेनिज्म है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो
सबसे पहले शिक्षित बनो ही क्यों? क्योंकि देखिए, बिना ज्ञान के ना आप अपनी जंजीरों को देख ही नहीं सकते। राइट। जब एक व्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही हो तो जो शोषित वर्ग होता है वो खुद ही उसे नॉर्मल मान लेता है। उसे लगता है यही जिंदगी है। शिक्षा आपको उस नॉर्मल पर सवाल उठाना सिखाती है। ये सिखाता है कि आपके ह्यूमन राइट्स क्या हैं। एग्जैक्टली। शिक्षा आपको ये बताती है कि आपके मानवाधिकार क्या है, और जब आपके पास ये चेतना आती है, ये अवेयरनेस आती है, तब आप दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है संघर्ष करो, एजिटेट। जिसका मतलब है अपने हक के लिए आवाज उठाना। राइट। उस स्टेटस को कुछ चुनौती देना। हाँ, और आखिरी शब्द संगठित रहो, यानी ऑर्गेनाइज इसीलिए है क्योंकि एक अकेला व्यक्ति भले ही कितना भी पढ़ा लिखा और जागरूक क्यों ना हो, वो एक पूरी सामाजिक व्यवस्था से, एक पूरे सिस्टम से अकेले नहीं लड़ सकता। उसे लोगों का साथ चाहिए। सही कहा। बिना संगठित हुए आपका संघर्ष आसानी से कुचल दिया जाएगा। तो ये जो पूरा मंत्र है ना, पढ़ो, सवाल करो और एक होकर खड़े हो जाओ, ये उस हाशिए पर धकेले गए समाज के लिए आजादी का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। अगर हम इस मंत्र को आज के आधुनिक दौर में रखकर देखें ना, तो ये बात और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। कैसे? देखिए, आज के दौर में जब हमारे पास इंटरनेट के रूप में इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तब शिक्षित बनो का मतलब सिर्फ स्कूल की डिग्री लेना नहीं रह गया है। आज इसका मतलब ये भी है कि हम सही और गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन के बीच फर्क करना सीखें, क्योंकि बिना सही शिक्षा के हम गलत मुद्दों पर संघर्ष करने लगेंगे, है ना? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। सही में शिक्षा का अर्थ हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का विकास करना ही रहा है, सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं। तो चलिए अब इस सिद्धांत से आगे बढ़कर जमीनी कार्रवाई की तरफ चलते हैं। इसी शिक्षित बनो की नींव पर खड़ा हुआ जो संघर्ष करो का सबसे बड़ा और सीधा ऐतिहासिक उदाहरण हमें 1927 में देखने को मिलता है, महाद सत्याग्रह। हाँ, स्रोत हमें महाद सत्याग्रह की उस ऐतिहासिक घटना की तरफ ले जाता है। अब जब कोई इस घटना के बारे में पहली बार सुनता है ना, तो उसके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या सवाल? स्रोत के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर हजारों दलितों के साथ चावदार तालाब पहुंचे और उन्होंने उस तालाब का पानी पिया। अब पहली नजर में देखें तो पानी पीना तो हर जीव का एक प्राकृतिक और साधारण सा काम है, I mean बेसिक नीड है। बिल्कुल। तो फिर सिर्फ एक तालाब के पानी को छूना और उसे पीना इतना बड़ा ऐतिहासिक मोड़ और एक क्रांति कैसे बन गया? अगर हम इसको ना एक बड़े परिदृश्य से, एक बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें, तो इस घटना के पीछे के तंत्र को समझना आसान हो जाएगा। हमें उस समय के सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक स्पेस की अवधारणा को समझना होगा। बात कभी भी सिर्फ पानी पीने या प्यास बुझाने की थी ही नहीं। ये एक पूरी तरह से प्रतीकात्मक और कानूनी युद्ध था, एक सिंबॉलिक वॉर था। कैसे? देखिए, सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जहां जानवरों को, कुत्तों, बिल्लियों, गायों को उस तालाब का पानी पीने की आजादी थी, लेकिन इंसानों के एक पूरे वर्ग को, एक कम्युनिटी को वो पानी छूने तक की मनाही थी। वेट, रियली? ये तुलना ही अपने आप में इस व्यवस्था की क्रूरता को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। एक जानवर पानी पी सकता है पर एक इंसान नहीं। सही बात है। तो जब वो उस दिन चावदार तालाब की सीढ़ियां उतर रहे थे और उन्होंने अपनी हथेलियों में वो पानी उठाया, तो वो महज पानी नहीं पी रहे थे। वो एक सार्वजनिक स्थान पर, एक पब्लिक स्पेस में खुद को इंसान घोषित कर रहे थे कि हम भी इंसान हैं। उस एक स्पर्श ने, उस एक टच ने हजारों सालों से चले आ रहे अछूतपन के सामाजिक और धार्मिक कानून को खुलेआम चुनौती दी थी। एक पब्लिक चैलेंज था वो। बिल्कुल। ये उस अदृश्य बाद, वो इनविजिबल इलेक्ट्रिक फेंस जिसका हमने पहले जिक्र किया था ना, उसे तोड़ने का पहला सामूहिक और खुला प्रयास था। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है उस घटना के बाद उस समाज की प्रतिक्रिया। हाँ, वो प्यूरिफिकेशन वाली बात। हाँ, मैंने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में पढ़ा है कि उनके पानी पीने के बाद उस पूरे चावदार तालाब को गाय के गोबर और मूत्र से शुद्ध किया गया था। आज के दौर में सुनकर इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल होता है कि लोग ऐसा भी करते थे। और यही बात ना, यही एग्जैक्ट रिएक्शन ये साबित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर का वो कदम उठाना कितना जरूरी था। राइट। वो जो शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, वो उस व्यवस्था के खोखलेपन और उस सड़ी गली मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण थी। समाज उस वक्त ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये लोग भी इंसान हैं। सही में। इसलिए महार सत्याग्रह कोई छोटी घटना नहीं थी, वो एक भूचाल था।
उसने समाज की उस स्थापित हायरार्की की नींव पर सबसे बड़ा प्रहार किया था। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। जिस बच्चे को स्कूल के मटके से पानी नहीं पीने दिया गया था, वो अब हजारों लोगों का नेतृत्व करते हुए एक पब्लिक तालाब का पानी पी रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना कहानी में एक बहुत बड़ा और लंबा फासला आता है। स्रोत हमें सीधे 1927 के महाड़ सत्याग्रह से भारत के संविधान निर्माण तक ले जाता है। हाँ, डायरेक्ट जंप है। राइट। और इन दो बिंदुओं के बीच का सफर इतना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। एक व्यवस्था से लड़ने वाले विद्रोही से लेकर उसी व्यवस्था का सर्वोच्च कानून लिखने वाले निर्माता तक पहुंचने का ये पुल आखिर कैसे बना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, महाड़ सत्याग्रह के बाद रातों रात तो कुछ नहीं बदल गया था। इसके बाद दशकों का एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष चला। गोलमेज सम्मेलनों यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में उनकी भागीदारी, पूना पैक्ट के दौरान हुए तीखे विवाद, ब्रिटिश और भारतीय दोनों शक्तियों के साथ उनकी बहसें। एग्जैक्टली। उन्होंने लगातार ये सुनिश्चित किया कि आजाद भारत के भविष्य की किसी भी योजना में इन हाशिए पर पड़े लोगों को नजरअंदाज ना किया जा सके, उन्हें साइडलाइन ना किया जाए। वो उस मेज तक पहुंचने के लिए लड़े जहां नियम बनाए जाते थे। और फिर आता है वो अंतिम और सबसे बड़ा पड़ाव, भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना। हाँ। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक फ्रेम में रखकर देखें तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? मुझे लगता है ये काव्यात्मक न्याय यानी पोएटिक जस्टिस का सबसे बड़ा और शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है। कैसे? जिस व्यक्ति को समाज के नियमों ने एकदम हाशिए पर ढकेल दिया था, जिसे क्लासरूम के अंदर बैठकर पढ़ने तक के लायक नहीं समझा गया था, आखिरकार उसी व्यक्ति को वो कलम सौंपी गई जिससे इस पूरे विशाल देश के भविष्य का रास्ता लिखा जाना था। ये इतिहास का ना एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है, एक आयरॉनिकल पर ब्यूटीफुल रियलिटी है। जिसने सबसे ज्यादा सामाजिक अन्याय सहा, उसी ने स्वतंत्र भारत में न्याय की परिभाषा लिखी। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि ये काम कितना जटिल था, कितना कॉम्प्लेक्स था। हाँ, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल जरूर है कि एक ऐसा देश जो अपनी आजादी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी झेल रहा था, जहां सैकड़ों रियासतें थीं, अनगिनत भाषाएं, धर्म और अलग-अलग विचारधाराएं थीं, उन सबके बीच एक आम सहमति बनाना, ये सच में किसी लॉजिस्टिक नाइटमेयर से कम नहीं रहा होगा। एकदम एक दूर सपने जैसा रहा होगा। एक भयंकर रूप से जटिल काम था ये। संविधान लिखना केवल कुछ कानूनी पन्नों को टाइप करना नहीं था। नहीं। ये अलग अलग और अक्सर एक दूसरे से लड़ने वाले गुटों के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कला थी। बैलेंस बनाना था सब में। बिल्कुल। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि एक मजबूत केंद्र भी हो, लेकिन राज्यों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। और इन सबसे बढ़कर उन्हें उन सभी मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को एक कानूनी जामा पहनाना था जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था। और यहीं पर मेरे मन में एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। बोलिए। जब किसी इंसान ने बचपन से लेकर जवानी तक इतना दर्द सहा हो, कदम कदम पर अपमान झेला हो, और फिर अचानक उसके हाथों में पूरे देश का भविष्य तय करने की, नियम बनाने की पूरी ताकत आ जाए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। तो सामान्य मानवीय स्वभाव क्या कहता है? अक्सर ना इंसान ऐसी स्थिति में बदले की भावना से भर जाता है, वेंजेंस आता है उसमें। बिल्कुल। उनके पास पूरा मौका था कि वो उस समाज को कुचलने वाले नियम बनाते जिसने उन्हें इतना सताया था। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट करता है खड़ा। देखिए, सत्ता मिलने पर ना पुरानी रंजिशें निकालना बहुत आसान होता है। बिल्कुल। अगर वो ऐसा करते तो वो बस उस हायरार्की को, उस पदानुक्रम को उलट देते। शोषक की जगह शोषित ले लेता। हाँ, और शोषित की जगह शोषक आ जाता। लेकिन आप सोचिए, क्या इससे उस व्यवस्था की बीमारी खत्म होती? नहीं, बस शिकार बदल जाते। एग्जैक्टली। बस विक्टिम चेंज हो जाते, सिस्टम वही रहता। तो उन्होंने आखिर क्या चुना? अपनी इस ताकत का कैसे इस्तेमाल किया? उन्होंने पूर्ण समानता को चुना, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। उन्होंने महिलाओं को, मजदूरों को और उन सभी समुदायों को समान अधिकार सौंपे जिन्हें सदियों से दबाया गया था। राइट। उन्होंने उसी संविधान के अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 के तहत हमेशा के लिए घोषित कर दिया कि अछूतपन अब एक दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उनकी असली महानता सिर्फ उनकी डिग्रियों या उनके बेजोड़ ज्ञान में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने अपने गहरे आघात और दर्द को एक हथियार बनाकर बदला लेने के बजाय वो उसे एक मरहम बनाकर पूरे देश पर लगा दिया। वाओ,
उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो अपमान और पीड़ा उन्होंने झेली है बचपन में, वो इस स्वतंत्र भारत में आगे चलकर कोई और बच्चा कभी ना झेले। ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। अपनी कड़वाहट को निगलकर पूरे देश को समानता का अमृत देना, ये सच में एक असाधारण बात है। बिल्कुल। और इसीलिए ना स्रोत के अंत में जो एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। उसमें लिखा है, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए। ये वाक्य उनके पूरे जीवन का, उनके संघर्षों का और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का सबसे प्रामाणिक निचोड़ है। सही कहा। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने अपने से दूर धकेला, उसी इंसान ने उस समाज को एक साथ जीना और एक नए सभ्य तरीके से आगे बढ़ना सिखाया। यही उनकी ग्रेटनेस थी। ये पूरी यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि ये सिर्फ इतिहास के कुछ पन्नों में दर्ज कोई पुरानी कहानी नहीं है जिसे हम सिर्फ किसी जयंती के दिन याद कर लें। नहीं, ये एक जीवंत विचार है, एक लिविंग फिलॉसफी। हाँ, एक जीवंत विचार कि ज्ञान और संगठित संघर्ष से दुनिया की किसी भी ताकतवर और दमनकारी व्यवस्था को बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद, इतिहास के इन पन्नों और डॉक्टर अंबेडकर के मनोविज्ञान को इतनी गहराई से खंगालने के बाद, मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी जो हमें आज के समय के लिए एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। बोलिए, वो विचार क्या है? देखिए, संविधान के पन्नों पर तो उन्होंने अपनी कलम से ये लिख दिया कि अब कोई अछूत नहीं होगा। कानूनी तौर पर सबको समानता मिल गई। कागज पर तो नियम बदल गए। हाँ, कागज पर नियम बदल गए, लेकिन उनका जो मूल मंत्र था, जिस पर आज हमने इतनी विस्तार से चर्चा की, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, ये केवल कानून की किताब बदलने का मंत्र तो नहीं था ना, ये समाज की गहरी सोच बदलने का मंत्र था। तो हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है, क्या किसी सामाजिक बुराई को जो हजारों सालों से लोगों के दिमाग में गहराई तक जड़ जमाए बैठी हो, उसे सिर्फ संसद में एक कानून पास करके पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? या फिर असली समानता, वो सच्ची और जमीनी आजादी पाने के लिए वो मानसिक संघर्ष, वो निरंतर जागरूकता और विचारों की लड़ाई आज भी हमारे अपने आधुनिक समाज में उतनी ही जरूरी है जितनी वो 1927 के उस महान सत्याग्रह के दिन थी। मेरा मानना है कि यह लड़ाई आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, सही में। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अपने स्तर पर ढूंढना ही होगा। तो इस गहरे विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है आज। बिल्कुल, बहुत कुछ है सोचने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक ऐसी ही नई गहरी चर्चा के साथ। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।